सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई हो या फिर उनकी बैरून मुल्क जाने की बात, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हर मामले पर उन्हें बहुत टफ टाइम दिया, जिसके बाद इमरान खान की हुकूमत पर हल्का हाथ रखने वाले शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत को अब टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है और वो हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन के बिखरे इत्तेहाद को एक करने के लिए इस वक्त मैदान में आ गए हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कल अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को इशाया दिया, जिसमें पीडीएम से नाराज पीपल्स पार्टी और एएनपी ने भी शिरकत की, लेकिन मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों ही इस तकरीब में शरीक नहीं हुए, जिसका जवाब मरियम नवाज ने तो कुछ यूं। शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंटेरियंस को इशाया दिया था और मैं पार्लियामेंटेरियन नहीं हूं और जहां शहबाज शरीफ खुद मौजूद हों वहां मेरी मौजूदगी कोई खास जरूरी नहीं है। इस बारे में क्या कहा उन्होंने, जरा ये सुनिए। शहबाज शरीफ साहब का इशाया जो था वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए था और उन्होंने जो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन है उसको दावत दी हुई थी, और जब शहबाज साहब मौजूद हैं तो मेरी मौजूदगी हर जगह पे जरूरी नहीं है। तो इस इशाये के फौरी बाद खबरें ये सामने आई कि शहबाज शरीफ ने तमाम अपोजिशन जमातों को मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की पेशकश की है और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में पीपल्स पार्टी और एएनपी की पीडीएम में वापसी की तजवीज़ दी, लेकिन शहबाज शरीफ की इस तजवीज़ को मानने के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को गलती तस्लीम करने की शर्त रख दी है। पीपल्स पार्टी क़यादत को इमेच्योर मौलाना ने कहा और यह भी कहा कि आपसे जल्दबाजी हो गई है, आपके जवाब ने पीडीएम की तौहीन की है जिसका अजाला आपको करना पड़ेगा। क्या कहा मौलाना फजलुर रहमान ने, ये भी सुन लीजिए। अभी तक तो हमने उनको यही कहा है कि आप अपने उन फैसलों पर नजरसानी करें, आपसे जल्दबाजी हो गई है और ज़रूरत से ज़्यादा आपने जो मौक़िफ़ दिया है उसमें पीडीएम की तरफ से आपका पूरा एहतराम रखा गया है, लेकिन आपके जवाब ने पीडीएम की तौहीन की है, इसका इज़ाला आपको करना होगा। अब अपोजिशन की दो बड़ी जमातों यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पड़ने वाली दरार भी इतनी जल्दी दूर होती दिखाई नहीं दे रही। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज इस खबर की तरदीद कर रही हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि शहबाज शरीफ के इशाये का पीडीएम से कोई लेना देना ही नहीं है, इशाया तो बजट सेशन की प्लानिंग के लिए था। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो पीडीएम का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर उन्होंने अपने फराइज की जो या जिम्मेदारियां जो थी उसकी अदायगी के लिए वो किया था। बजट सेशन का प्लानिंग थी, वो पीडीएम का कोई लेना देना नहीं है। और पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी पर मरियम नवाज अपने मौक़िफ़ से जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने अब तक शो कॉज का जवाब नहीं दिया, जब जवाब आएगा तो देखेंगे कि पीडीएम ने क्या करना है। क्या कहा उन्होंने इस बारे में, ये भी सुन लीजिए। पीएमएलएन का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो पीडीएम का मौक़िफ़ है, जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया, तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे उस जवाब के अंदर कितना सॉलिड जवाब है, उसका क्या करना है। तो जिन्होंने नोटिस भेजा था यानी साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी, अब वो भी पीपल्स पार्टी की शमूलियत पर पीडीएम के जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं, उसूलों पर कोई समझौता नहीं करूंगा। उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए, फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पीडीएम के अंदर वो खुद शामिल नहीं हो सकते, पीडीएम के एतमाद बहाल करेंगे तो शामिल होंगे। कि पीडीएम कोई रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी नहीं है कि उसका एतमाद भी तोड़े और बाहर निकल जाए और फिर आपको तकलीफ हो तो वापस अंदर आने की कोशिश करें। दरवाजे बंद हैं, दरवाज़ा उस वक्त खुलेगा जब आप पीडीएम का एतमाद बहाल करेंगे। तो पीडीएम की जो मरकजी क़यादत है उसके तमाम रहनुमाओं के ये जवाबात आपने सुन लिए। ऐसा महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी जब तक अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगी, जब तक पीडीएम का एतमाद बहाल नहीं करेगी, जब तक शोकॉस का जवाब नहीं देगी, उस वक्त तक पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल नहीं हो सकती। अब क्या करने जा रही है पीपल्स पार्टी, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। निसार खोड़ो साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, कारी उस्मान साहब जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो खोड़ो साहब, अब पीपल्स पार्टी क्या करेगी? मौलाना साहब ने तो कह दिया आपको अपनी गलती तस्लीम करना होगी, आपकी क़यादत से जल्दबाजी हो गई है, थोड़ी इमेच्योर है सियासी मामलात में आपकी क़यादत, तो अपनी गलती तस्लीम करेंगे अब? देखें, बात सुने, बात चली थी लॉन्ग मार्च की
तारीख अनाउंस हुई थी, हमारे सूबे सिंध ने पूरी तैयारी कर रखी थी, हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई कब दिन आएगा और हम घंटे का सोच रहे थे किस घंटे को, किस 12 बजे शुरू होगी या 11 बजे शुरू होगी। अचानक ये बात आ गई कि पहले इस्तीफ़ा दो और फिर लॉन्ग मार्च करेंगे। तो ये हमने शर्त मानने से उस वक़्त भी इनकार किया था कि ये पहले शर्त थी ही नहीं। कभी भी किसी जलसे में जब आखिरी जलसा हुआ था हैदराबाद में, मौलाना फजल रहमान साहब खुद आए थे, उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी पहले हम इस्तीफ़ा देंगे फिर लॉन्ग मार्च पे चलेंगे। ये अचानक की एक कंडीशन थी जो किसके कहने पे आई मुझे नहीं मालूम, ये मौलाना साहब खुद अपनी वजाहत खुद कर सकते हैं। तो हमने इस्तीफ़ा के लिए एक मौक़िफ़ रखा था जो रखा गया था और शायद सब ने मान लिया था, क्योंकि मुख्तलिफ सूबों में जो इलेक्शंस हो रही थी, ज़मीनी इंतखाबात हो रहे थे, उसमें किसी पार्टी ने भी बाइकॉट नहीं किया। PMLN ने भी नहीं किया, पीपल्स पार्टी तो वैसे ही इसकी हामी थी बाइकॉट न करने की। और फिर इस बात से आगे बात बढ़ी है, फिर आया था मामला सेनेट का। तो मैं बड़े अदब के साथ मौलाना साहब के सामने ये रखूँगा कि अगर आप मुझे शोकाज नोटिस भेजते हैं तो फिर PMLN को भी भेज दें, क्योंकि उन्होंने भी PTI से मिलकर वहाँ सेनेट की इलेक्शन जीती। पंजाब में 5 सीटें सेनेट की PMLN को मिली, 5 की PTI को मिली, 1 क्यू लीग की मिली। तो यहाँ PTI के साथ PMLN अगर मिलकर और बगैर किसी इलेक्शन के और यूनानिमस इलेक्शन करा लेती है तो उसका मैं क्या समझूं। उनसे कभी किसी ने जवाब नहीं लिया, मौलाना साहब ने कभी जिक्र तक नहीं किया। रही बात पीपल्स पार्टी की, तो अगर पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अगर एक मुस्लिम लीग के नाराज सेनेटर की सरबराही में 3-4 सेनेटर्स का एक ग्रुप बना था, हमने अगर उनसे वोट लिए तो इसमें क्या कबाहत थी, जबकि आप PTI के साथ मिलकर इलेक्शन जीत रहे थे। तो पीपल्स पार्टी ने ऐसा कौन सा कसूर किया कि अगर हमने 4 लोगों से वोट लेकर और जीत ली सीट, जीती तो हुकूमत के खिलाफ ना, जीती तो हुकूमत के खिलाफ, और उसमें फिर ऐसी कोई कबाहत क्या थी कि जी हमें शोकाज नोटिस भेज दिया जाता। और शोकाज नोटिस अगर PDM ने शोकाज भेजना था तो उसकी सदारत किसने की थी? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने। सही, चलें ठीक है। खोड़ो साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब ये ज़ाहिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब को ये सीट मिलनी थी, चूंकि आप लोग तो गिलानी साहब के साथ चेयरमैनशिप का इलेक्शन लड़ चुके थे और वो हार चुके थे। इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। ज़रा जो सवाल आपने उठाया पहले कारी उस्मान साहब से, उसका जवाब ले लें। कारी साहब, ये लॉन्ग मार्च में जब इस्तीफ़ों की शर्त आई थी वहाँ से मामला ख़राब हुआ, तो अब खोड़ो साहब आपसे सवाल कर रहे हैं, मौलाना साहब इसका तो जिक्र ही नहीं करते। फिर नून लीग ने पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की सेनेट नशिस्तों पर, वहाँ भी आपने उनको शोकॉज नहीं दिया। तो पीपल्स पार्टी के साथ आपकी जमात का अलग रवैया है और नून लीग के साथ अलग है। कमल शोजब साहब को वेलकम करेंगे, वो भी ज्वाइन कर चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। देखें जी, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इस मसले पे हमें मुराफे में लिया है। निसार खोड़ो साहब हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त हैं, साथी हैं। हमने बड़ी तवील तहरीकें मिल के साथ चलाई हैं और हमें उनका बड़ा एहतराम है। लेकिन मैं ये अर्ज करूँगा कि जहाँ तक इस्तीफों का ताल्लुक था, ये बात तो रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह थी और पहले तमाम चीज़ें तय थी कि इस्तीफे देने हैं और लॉन्ग मार्च के हवाले से तारीख बेशक तय हुई थी। लेकिन उसके बाद जब आखिरी इजलास हुआ, उस इजलास में जो फाइनल करना था कि अब लॉन्ग मार्च हमने शुरू करना है, तो उससे पहले इस्तीफे देने हैं। और उस वक्त फिर इनकी बात कुछ वक्त मांगा गया, बात सामने आ गई, तो फिर उससे ये किया गया, तारीख मुअख्खर की गई। जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि खोड़ो साहब जो फरमा रहे हैं नोटिस का, गुजारिश ये है कि अगर पंजाब में जो जितनी सीटें सेनेट की थी वो तमाम लोग आपस में एक नुमाइंदा, एक उम्मीदवार बच गया और सारे लोग बैठ गए, तो इसमें कोई ये सियासी तौर पे खुद पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, हमें जो जमहूरियत का दर्ज देती है,
और जमहूरियत के अलमबरदार अपने आप को कहती है, तो वो एक जमहूरियत का ऐसा मसला हुआ कि उसमें आपस में जो है मुकाबले की नौबत नहीं आई और अपने अपने जो जिनको हक जितना मिलना था उनको मिल गया। रहा मसला इस मौके पे, तो ये बाकायदा एक तयशुदा जिस पे दस्तखत मौजूद है, तहरीर मौजूद है कि तय ये हुआ था कि गिलानी साहब को सेनेटर बनाया जाएगा, वो पीडीएम के मुत्तफिका उम्मीदवार होंगे और उसके बाद फिर जब इसके लिए बात आई चेयरमैन के लिए, तो उस वक्त भी कोई ऐसा तय नहीं हुआ था, लेकिन जब गिलानी साहब का नाम आ गया तो तय होने से पहले जब नाम दे दिया तो फिर भी पीडीएम ने ख्याल रखा और उसको मंजूरी दे दी और फिर जो है कि ठीक है, चेयरमैन के लिए गिलानी साहब का नाम आया और डिप्टी चेयरमैन के लिए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का नाम आया। ये सारा कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसमें कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो रिकॉर्ड पे ना हो। इसी तरीके से ये तय हुआ और ये भी रिकॉर्ड पे है कि फिर जो है कायदे ऐवान और कायदे हज़्ब वहाँ पे जो है कायदे हज़्ब इख्तिलाफ जो होंगे उनके लिए भी तय हुआ। कायदे हज़्ब इख्तिलाफ जो है उसमें वो उसको दिया गया, मुस्लिम लीग नून को दिया गया, जो एक चीज तयशुदा थी और अचानक बीच में अगर जिस तरह मेरे भाई फरमा रहे हैं कि हमने अगर मुस्लिम लीग के नाराज लोगों से, अगर आपको पता है कि मुस्लिम लीग के लोग नाराज हुए हैं तो मुस्लिम लीग के नाराज लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं? आप तो कुलीग हैं, आप तो एक साथी हैं, आप तो एक इत्तेहाद का हिस्सा है, वो क्यों आपके पास आ रहे हैं? वो उनको चाहिए कि वो तो फिर तो उनको चाहिए था कि वो पीटीआई के पास चले जाते आप। और दूसरी बात ये कि आपने बाप पार्टी के सेनेटरों से वोट लिया है, ठीक है, ये बिल्कुल एक खिलाफ वर्जी है। तो हमने जिसको शोकाज नोटिस का नाम दिया गया, ये शोकाज नोटिस नहीं था। एक मेरी बात सुनने, ये उस तरह शोकाज नोटिस नहीं था, ये एक जवाब मालूमात के लिए एक पहले बात हुई है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हुई, मालूमात लेने के लिए कि ऐसा क्यों किया गया, मुत्तफिका चीजों को क्यों छेड़ा गया और क्यों इस पे ऐसा हुआ। तो ये इस तरीके से ये अमल हुआ है, लिहाजा इसको ये रंग दिया जाना कि उस फलां को नोटिस नहीं दिया, फलां को नोटिस नहीं दिया, ऐसी बात मैं समझता हूँ कि सही। चलें कारी साहब, मौका दीजिएगा जरा, ये पॉइंट आपका आ गया, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ कि मौलाना साहब पीपल्स पार्टी की क़यादत को मैच्योर भी। इससे पहले कि कमल साहबा के पास मैं जाऊँ, खोड़ा साहब आपकी बात चूंकि कनेक्शन फ्रीज होने की वजह से अधूरी रह गई थी, आप अपनी वो बात भी मुकम्मल कर लीजिएगा जरा। खोड़ा साहब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी और ये कारी साहब ने फिर आपकी बात का तफसीली जवाब भी दे दिया। इस पर आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहें, फिर मैं उसके बाद जाता हूं कमल साहबा के पास जरा। सर, अब रिस्पॉन्ड करने की क्या बात है? देखें, हमें शोकाज मिला, लेकिन हम हमेशा कहते रहे कि हम पीडीएम छोड़ी नहीं है और हम ना छोड़ना चाहते हैं। एएनपी ने अनाउंस कर दिया कि मैं पीडीएम छोड़ रहा हूँ। नुकसान हुआ ना, अगर हमने एएनपी से वोट लिए और उन्होंने हमें दे दिए, उस पर पीडीएम को इतना नाराज़ होने की क्या ज़रूरत थी? सेनेटर चुन गए गिलानी साहब और दूसरे सेनेटर भी चुन गए। चेयरमैन सेनेट पर और डिप्टी चेयरमैन सेनेट पर यह सिलसिला हुआ। हाँ, हमने की कोशिश अपने तौर पर कि हमें कुछ कामयाबी नसीब हो, लेकिन नहीं हुई। ठीक है जी, नहीं हुई, और इस तरह से जेयूआई के कैंडिडेट को भी नहीं हुई। ये अलग किस्सा है। हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया ना, इसका मतलब क्या है कि हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया। हम पहले भी कहते थे कि हम जी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहेंगे और चाहते रहे हैं। अभी भी आपको पीएमएलएन ने कराची में मुकाबला किया कि नहीं किया? हम जीते या वो हारे या वो जीते या हम हारते अलग इशू है, लेकिन इलेक्शन में हिस्सा लिया। और आप पर धांधली का इल्जाम भी लगाया। इलेक्शन में हिस्सा लिया गया। इस सेनेट के इलेक्शन की चेयरमैन सेनेट की इलेक्शंस के बाद
हिस्सा लिया गया है, तो हमसे इस्तीफ़ा पर ये बातें करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। उसने पीडीएम को नुकसान पहुँचाया है। हम नियतन पीडीएम के साथ चल रहे थे, हमने शुरू दिन से मौक़िफ़ रखा था कि इस्तीफ़ा के हम हिमायती नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब ने खुद कह दिया कि जी पीपल्स पार्टी का ये फैसला दुरुस्त था। शहबाज शरीफ साहब जो PMLN के सदर हैं, उन्होंने खुद कह दिया कि जी हमारा फैसला दुरुस्त था। लेकिन कुछ और लोग कहते हैं कि जी फैसला दुरुस्त नहीं थे, लेकिन हमने अपना मौक़िफ़ तो रख दिया था ना। हमने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाकर हमने उनसे राय लेकर उसके बाद पीडीएम में अपना मौक़िफ़ रखा था। ठीक है, और सबने मान लिया था एक लिहाज से। उसी के बाद तो KPK में इलेक्शंस हुई, पंजाब में इलेक्शन हुई, सिंध में इलेक्शंस हुई, हमने उसमें हिस्सा लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा अब आगे आप लोगों ने मिलकर चलना है या अलग अलग चलना है, इसका मैं जवाब आपसे लेता हूं। जरा थोड़ा सा मौका अगर दे तो मैं कमल शुजब साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूं। कमल साहब, पीडीएम जब तकसीम हुई थी, ये पीपल्स पार्टी ANP अलहदा हुई, अलहदा चलने लगी, दीगर जमातें अलहदा हो गई, तो एक हुकूमत को उससे बेहतर फील हुआ होगा कि अपोजिशन अब तकसीम होती नज़र आ रही है। लेकिन आपके अपने अंदर से ऐसा लगा, एक प्रेशर ग्रुप उठा, एक अपोजिशन उसकी जानिब से सामने आई, उसने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, अपने मुतालबात मनवाए, वज़ीर आला पंजाब पर अदम एतमाद का इजहार किया, फिर ये रिंग रोड वाला ये पूरा स्कैंडल सामने आ गया, तो हुकूमत को टाइम एंजॉय करने का मौका नहीं मिला अपोजिशन की तकसीम के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अरबाब। देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि पीडीएम का मैं सिर्फ इन पे इतना तबसरा करूँगी कि एक गैर फितरी मुकमुका के तहत इत्तेहाद था जो सीटों से स्टार्ट हुआ और सीटों पर ही ख़त्म हो गया। और जो बीच में हमने सारा ड्रामा या एपिसोड देखी कि जी मिल रहे हैं इस्तीफ़े, तो इस्तीफ़े हम दे रहे हैं, इस्तीफ़ों को हमने मर्तबान में संभाल दिया है, कुछ ने चेयरमैन को दे दिया है, वो सारा एक ड्रामा था जो एक हाइप क्रिएट की गई थी और आवाम को एक दिखाया गया था कि जी हम बड़े इकट्ठे हैं। बेसिकली पूरी पीडीएम में 11 जमातों के तो लोगों को नाम भी नहीं आते हैं। बेसिकली पीपल्स पार्टी नून लीग का पलड़ा हावी था मुख्तलिफ जगहों पे, पॉकेट्स में, और उनके बीच में मौलाना साहब थे। तो वो मुझे बचपन की कहानी याद आ रही है कि वो इधर वाले तराजू में ज़्यादा हो जाता है तो वो इधर का खा लेते हैं, फिर इधर वाले में ज़्यादा हो जाता है तो वो उधर का खा लेते हैं। तो इस तरह वो बराबर करने की सिर्फ इनको कोशिश करते रहे हैं। बात अभी कुछ अर्सा पहले मरियम बीबी ने कहा था, याद होगा आपको, सेनेट के इलेक्शन में PMLN की टिकट चली है, और फिर अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक और बयान दिया कि हम वो जो टिकट से रिलेटेड हमारे प्रॉमिसेस थे नून लीग के, वो हमने ख़त्म कर दिए हैं। तो एक गैर फितरी इत्तेहाद था, वो ख़त्म हो गया है, शराजा बिखर गया। अब उसको ये बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पूरा कर लें। जहाँ तक आपने प्रेशर ग्रुप की बात की, तो PDM की मूवमेंट थी हुकूमत गिराने की, हुकूमत को ख़त्म करने की, आवाम को जी हमने बिल्कुल नई हुकूमत लेकर आनी है उस चक्कर में, और वो प्रॉपर फ्लॉप शो था। जहांगीर तरीन साहब का मसला फ़र्क है, उसमें बहुत सारे जो लोग उनके साथ मोहब्बत और एसोसिएशन रखते हैं वो ये समझते हैं कि जो इंक्वायरी FIA के थ्रू हो रही है या उन पे केसेस हो रहे हैं, उसका जो स्पिरिट है या जिस तरीके से वो हो रहे हैं वो ठीक नहीं है, और उनकी रिजर्वेशंस हैं इदारों के तहकीकात करने पे। और उनसे जब प्राइम मिनिस्टर साहब की भी मीटिंग हुई या उन्होंने बातचीत की, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब मेरिट पे तो सब कुछ होगा, इस बात की गारंटी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन जो भी केस के आउटकम्स हैं उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। केसेस ख़त्म नहीं हो सकते हैं, केसेस को जाके फेस करना पड़ेगा। और जहाँ तक उस्मान बुज़दार साहब से उनकी अभी मुलाकात हुई 2 दिन पहले 3 दिन पहले हुई, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे बयानात भी दिए और कॉन्फिडेंस का उन पर इजहार भी किया। जहाँ तक एंजॉयमेंट की आपने बात की, तो जिस हालात में हमें इकॉनमी मिली, जिस हालात में हमें मुल्क मिला, और उसके बाद कोविड, फिर टिड्डी दल, और जिस किस्म के लोग हमारे आसपास हैं, एंजॉयमेंट हम वैसे ही नहीं करने आए थे। लेकिन अल्लाह करे कि जो अब टर्न अराउंड हुई इकॉनमी और इतने अच्छे जो फिगर्स आ रहे हैं, जो किसानों को रिलीफ मिल रहा है, जो बम्पर क्रॉप हो रही है, अवाम को समरात मिलेंगे, अवाम एंजॉय करेगी तो हमारे दिल ठंडे होंगे, और यही हमारी इंजॉयमेंट है। और PDM चाहे इशाइये कर ले, चाहे ज़ोहराने दे दे, चाहे नाश्ते दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, जो इनके आपस का मिसट्रस्ट है और जो बंदर बांट एक सीट के पीछे हो सकती है और 11 की 11 जमातें बिखर जाती हैं, इनका कहीं भी किबला काबा दुरुस्त होने वाला नहीं है। ये 2023 तक मैंने आपको कहा था, ये सोप ओपरा ये चलता रहेगा,
किसी ना किसी फॉर्म में रेलेवेंट होने के लिए, खबरें बनाने के लिए, ये जो जिन लोगों ने उस्मान गुजार साहब पर अदम एतमाद किया, वो जारी रहेगा। वो जो उनके 3 साल से जो मुतालबात थे, वो अभी अब 3 साल बाद आप लोगों ने मंजूर कर लिए। 3 महीने की उनको डेडलाइन भी दे दी कि उसमें सारे मुतालबात और सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ये इन पिछले 3 सालों से क्यों ये मंजूर नहीं हो पा रहे थे और अब ये 3 महीने में कैसे हल हो जाएंगे? अगर मुतालबात दुरुस्त थे तो वज़ीर आला उनको कंसीडर क्यों नहीं कर रहे थे, और अगर गलत थे तो फिर क्या प्रेशर में आकर ब्लैकमेल होकर हुकूमत ने मंजूर कर लिए? देखिए जी, ब्लैकमेलिंग और प्रेशर टैक्टिक्स तो कहीं नहीं चल रहे हो। तो वज़ीर आज़म ने क्लियर कह दिया है, कल भी कहा है, उससे पहले भी कहा, और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब के साथ एक शो में बैठी थी तो उन्होंने भी ये बात की कि इमरान खान को ब्लैकमेल करना नामुमकिन है, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि अगर मुझे ज़्यादा तंग करोगे तो मैं असम्बली तोड़ दूंगा। कि प्रेशर ग्रुप अगर ये चाहता है कि जी हम ये बता रहे हैं कि आपके पास थिन मेजॉरिटी है और हम आपको ब्लैकमेल इस बात पे करेंगे कि आपकी हुकूमत चली जाएगी, तो इमरान खान साहब हुकूमतें बचाने के लिए नहीं आए थे, वो आवाम को और मुल्क बचाने आए हैं, और वो इंशाल्लाह उस पर हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, ना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। दूसरी बात ये कि यही बात आप उन मेम्बरान से पूछे कि 3 सालों से आपके ये मुतालबे थे या अभी से अचानक से आपको ये मुतालबे आए हैं। देखिए, मुतालबात करना, लीडर ऑफ दी हाउस जो है पंजाब में वो वज़ीर आला है, वो उनका हक है कि मेंबरान उनसे जाके मुतालबात करें और जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो उनको एड्रेस करते हैं। कमल साहब, सईद नवानी साहब से भी ये बात हुई, इसाक खाकवानी साहब से भी हमारी ये बात हुई है, और उन्होंने कहा कि इससे पहले जब तक हम ग्रुप के तौर पर सामने नहीं आए तो हमारी बात को सुना ही नहीं जाता था, सीरियस लिया ही नहीं जाता था, इसलिए हमने एक ग्रुप बनाया। ये तो बरमला वो कई टीवी चैनल्स पे बात कर चुके हैं, मेरे अपने प्रोग्राम में ही बात कर चुके हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं खाकवानी साहब कारी साहब आपकी तरफ में आ रहा हूं, कारी साहब बस मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। कमल साहब बात मुकम्मल कर लें। नेशनल जो प्रोविंशियल असेंबली में एक मिनट ज़रा मुझे बात करनी। जी जी, आप मुकम्मल कर लें कमल साहब। प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबरान हैं वो ऑफ एंड ऑन जाके मिलते रहे, बल्कि नून लीग के 5 मेंबरान को इन्होंने सस्पेंड कर दिया था इस चक्कर में कि वो जाके उस्मान बुज़दार साहब से अपने मुतालबात क्यों सामने रखने गए थे। तो ऑफ एंड ऑन जाते रहते हैं। देखिए, पहले हमारे पास ज़रा फिस्कल ईयर में हमारे पास कुशन कम था, अब माशाल्लाह रेमिटेंसेस आ रही हैं, हमारे पास रिजर्व्स हैं। हमारी इस वक्त जो डेफिसिट था करंट अकाउंट का वो सरप्लस में चला गया है, और हमारे बाकी सारे इंडिकेटर्स, किसानों की 1100 अरब की उनके इस दफ़ा उनके पास पैसा जाएगा, क्रॉप्स हमारी बम्पर हो रही हैं, तो जाहिर है हुकूमत के हाथ खुला होगा तो वो बाकियों को भी रिलीफ देंगे। और अवामी नुमाइंदे अगर आवाम के लिए रिलीफ मांगेंगे तो बिस्मिल्लाह करके उस्मान बुज़दार साहब भी देंगे और बाकी सारे वज़राए आला को भी देना चाहिए। सही। तो मैं नहीं समझती हूँ कि खाकवानी साहब यहाँ पे कोई थोड़ा सी जस्टिफाई करें। प्रेशर टैक्टिक्स और ग्रुप्स बनाना वैसे भी एक नामुनासिब सी बात है। जहांगीर तरीन साहब को मैं अप्रिशिएट करूँगी कि हर मौके पर उन्होंने अपोजिशन को मुँह की खिलाई है, जो इनकी हर दफ़ा उनके उम्मीदें लग जाती हैं। जिस तरह वो राना साहब फरमा रहे थे, राना सनाउल्लाह भी और ये खाकान अब्बासी भी, कि जी वो उनकी एक जेब में हुकूमत पड़ी हुई है अब, और उनकी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं, और मरियम भी फ़ौरन उनको अबू बना लेती हैं जहाँ से उनको उम्मीद लगती है। तो जहांगीर तरीन साहब ने कैटेगोरिकली हर एक को इस मामले में रिफ्यूज़ किया है कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है और ना मैं PTI के ख़िलाफ़ हूँ। मेरा जो जायज़ मुतालबा है वो पूरा करें, और जिसके भी जायज़ मुतालबात है उनको पूरा करना चाहिए। इदारों का काम है लोगों को सेटिस्फाई करें और मेरिट पे सारे। ठीक है कमल साहब, पॉइंट आपका बड़ी डिटेल से आ गया। अब इस पर जाहिर है कारी साहब भी, निसार खोड़ो साहब भी रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। फिर कारी साहब की तरफ मैं ये सवाल भी लेकर आता हूँ कि आज मौलाना साहब पीपल्स पार्टी को इमेच्योर कह रहे हैं, लेकिन यही पीपल्स पार्टी थी जिसकी तजवीज़ पर उन्होंने ज़िमनी इंतखाब लड़ा, जिसकी तजवीज़ पर PDM ने सेनेट का इंतखाब लड़ा। तो आज उनको ये क़यादत इमेच्योर क्यों लग रही है? कारी साहब से इसका जवाब एक ब्रेक के बाद लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कमल शोजब साहब, निसार खोड़ो साहब, कारी उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो कारी साहब, आज मौलाना साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत इमेच्योर है, उसने जल्दबाजी की है। ये पीपल्स पार्टी की क़यादत थी जिसने इस साल के आगाज़ में आपको तजवीज़ दी थी कि सेनेट इलेक्शन लड़ें, ज़िमनी इंतखाब लड़ें, इसका फ़ायदा होगा, और किसी हद तक आप लोग को फ़ायदा हुआ भी। फिर आज ये इतनी ज़्यादा शिकायतें पीपल्स पार्टी से क्यों हो गई आपको? देखें, मैं इससे पहले गुजारिश करूँगा कि खोड़ो साहब ने जो फरमाया है कि सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो बात उन्होंने फरमाई है, जो मैंने अपनी बात में ये बात मुझसे रह गई थी
कि तयशुदा फैसला था कि डिप्टी चेयरमैन को वोट जमीयत उलमा इस्लाम का होगा, उसको वोट दिए जाएंगे। अगर जितने वोट गिलानी साहब को मिले, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को क्यों नहीं मिले? मैं इस बात को सिर्फ इतनी कहूंगा। आगे अब दूसरी बात जो आपने सवाल आपने किया है, लेकिन जहां तक मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात जो है, चूंकि उनका और आसिफ साहब का लेवल है, बड़े लोग हैं, उनकी अपने अपने एक मकाम है। फिर हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, बिलावल साहब ने जो कुछ किया तो जाहिर है वो नौजवान हैं, और मौलाना ने जिस अंदाज से बात की है कि ये तरीका मुनासिब नहीं था कि उसको फाड़ के फेंक दिया जाता। चाहे सख्त से सख्त जवाब देना होता तो वो जवाब जो तहरीरन भी दिया जा सकता था, फोन पे भी दिया जा सकता था। इससे जो तासुर दिया गया है ये कोई अच्छा तासुर नहीं है। हमने तो आपको मैं क्या बताऊं कि हमने तो पीपल्स पार्टी के साथ किस जमाने से हम चले हैं, हमने एमआरडी की तहरीक में क्या क्या सख्तियां बर्दाश्त की हैं, मारे हमने खाई हैं, जेलें हमने काटी हैं, और पीपल्स पार्टी बिल्कुल हम और पीपल्स पार्टी उस तारीख में रह गए थे। हमारे मौलाना मोहम्मद शाह अमरोटी साहब थे, मौलाना भी जेल में होते थे। कारी साहब ये तारीख दौरान से पीपल्स पार्टी तो मानने वाली नहीं है। मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ, आप ही से सवाल कर रहा हूँ। तो सुन ले, मेरी बात सुन लेना। ना माने पीपल्स पार्टी, लेकिन तारीखी हकायक जरूर हैं। हमने तो हर मरहले पे पीपल्स पार्टी का साथ दिया है और पीपल्स पार्टी को साथ रखा है, और हमारे कुर्बानियों से पीपल्स पार्टी 1988 में हुकूमत में आई। ये ऐसा नहीं है, तारीखी पस मंजर अपनी जगह पर है। मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त जो कुछ हुआ है, जो आखिरी फैसला हुआ, वो पीपल्स पार्टी की मेजबानी के इजलास में हुआ। आज पीपल्स पार्टी अगर इस पीडीएम को तार तार करेगी तो वो पीपल्स पार्टी कल जवाबदेह कौम में होगी, आने वाली तारीख में पीपल्स पार्टी जवाबदेह होगी। मैं नहीं हूँगा, मेरी जमात नहीं होगी। हम तो आज भी बावजूद इतने सख्ती के हम मौका दे रहे हैं, बावजूद इतने सख्त रद्द-ए-अमल के हम कह रहे हैं कि हम एक बार फिर मौका देते हैं, और उस मौके का हम तलाश में हैं कि पीपल्स पार्टी जो है अपने उस तारीखी पस मंजर को सामने रखे। पीपल्स पार्टी की एक तारीख है, एक मकाम है, उसका एक किरदार है। वो उस किरदार को सब ठीक है, अगर वक्ती तौर पे जज्बात में आके बिलावल साहब ने ये किया है, मैं समझता हूँ कि खुद पीपल्स पार्टी की संजीदा क़यादत भी इसके हक में नहीं होगी। लेकिन जाहिर है वो पार्टी है, पार्टी के वो इसका इजहार नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर दिल से पूछा जाए तो ये अमल जो हुआ है ये ऐसा ठीक नहीं था। और जहाँ तक ये जिसको बार बार कहा जाता है कि शोकाज नोटिस, उसमें अल्फाज शोकाज नोटिस के एक कहीं भी साबित कर दें, मैं और नहीं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। सही, लेकिन कारी साहब अभी अंदरूने सिंध में जो ज़मीनी इंतखाब हुआ है, जी उसमें पीपल्स पार्टी के खिलाफ आपने लड़ा है। कारी साहब आपने इंतखाब भी तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलकर लड़ा है आपने वहां पर इत्तेहाद करके। क्या अभी आपने सिंध में जो इंतखाब लड़ा वो भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ा है। अगर आपको इनको मनाना था तो फिर आपको वहां पर कोई इंतखाबी एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी। देखें बात ये है कि जब हम इस हवाले से हम दूर दूर थे, अपना अपनी पार्टी है, अपने मकाम पे वो खड़े हैं, हम अगर जो फैसला हुआ था कि पीडीएम के जो भी ज़िमनी इलेक्शन होगा पीडीएम के प्लेटफार्म से लड़ा जाएगा, उस पर अमल करते तो हम तो साथ थे, हम तो कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं। जहाँ तक अभी मोहतरमा ने तो कुछ तफसील से बात की है, गुजारिश की है कि जबान बातों से इस तरह न कौम को मुतमईन किया जा सकता है। इस वक्त जो है मुल्क की इकानमी बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। इस वक्त गरीब आदमी जो है वो नान सदियों को तरस रहा है। इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वो तो ठीक है, बिल्कुल ऐसी है कि चलिए कारी साहब पॉइंट आपका ये बिल्कुल ये मईशत पर भी आपका पॉइंट आ गया। जरा अब खोड़ो साहब, ये पीडीएम की जमातें आपको मौका दे रही हैं। कारी साहब कह रहे हैं कि बिलावल साहब ने अगर जज्बात में फैसला कर लिया तो आप सोच सकते हैं, इसका एतराफ़ कर सकते हैं, और जो सेकंड टियर लीडरशिप है आपकी वो भी उनकी सोच से मुताबिकत रखती है कि ये फैसला जज्बाती था, सोच समझ के। एक मिनट जी सर, एक मिनट। हमने पहले कहा कि इस्तीफा के खिलाफ थे।
हमने कहा है कि हमारा मौक़िफ़ उन सब पीडीएम की जमातों के पास है और उन्होंने हमारी बात मानकर बाई इलेक्शन में हिस्सा लिया। लॉन्ग मार्च के पोस्टपोन होने के बाद भी हिस्सा लिया, अभी भी लिया। जैसे आपने सिंध की बात की कि जी बदीन में इलेक्शन था, उसमें JUI ने भी हिस्सा लिया, हमने भी हिस्सा लिया। ये ठीक है कि पीडीएम के तहत ये इंतखाब नहीं हो रहे थे, लेकिन लिया उन्होंने, हमारी मुखालफत में लिया या जो कुछ भी किया। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि जिसमें जमातों की दिल आज़ारी हो। शाहिद खाकान अब्बासी के बड़े सख्त अल्फाज हैं, दरवाज़ा बंद है, ये नहीं करेंगे तो कोई दाखिला नहीं है। इस तरह से माहौल ठीक नहीं होगा, इससे माहौल ठीक नहीं होता। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात को अगर कोट करूं तो उन्होंने फ़ोन करके इनको कहा कि जी पीपल्स पार्टी को इतना जल्दी शोकाज नोटिस क्यों दिया। तो मैं क्या कहूं, मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी शोकाज देना गलत था, इसका मतलब तो ये है ना, ये PMLN के हैं ना शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फिर उन्होंने शोकाज नोटिस क्यों निकाला। उनके लीडर कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। बाकी रही बात कि हमने इलेक्शन में खड़े होकर इमरान खान की पॉपुलैरिटी को तो एक्सपोज कर दिया ना। 8-10 इलेक्शन हुकूमत में होने के बावजूद वो हारे हैं, एक्सपोज तो हो गया इमरान खान। इमरान खान की पार्टी के जो लोग था, जो भी थी खातून, उनको बता दें कि बाबा आपके अपने घपले आपके लिए इतने हो गए हैं कि अब आप कोई बाई इलेक्शन में शायद कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा। कराची में पहले फैसल वाडा साहब जीतते हैं, आज वो 6ठे नंबर पे आते हैं, 5वें पे पीपल्स पार्टी हारी थी, वो जीत 6ठे पे तो MKM है। देखिए बात सुने, हुआ तो अंदाजा तो इसी तरह से लगता है ना कि हमारे फैसले गलत नहीं थे कि हमने इस्तीफे नहीं देने, हमने आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने लॉन्ग मार्च के बाद। हम तो उस वक्त भी तैयार थे, तो हम तो हक्का बक्का रह गए थे जब इन्होंने लॉन्ग मार्च पोस्टपोन करने का ऐलान कर दिया। हम तो तैयार ही थे, बोरिया बिस्तर तैयार कर चुके थे कि जी हमने निकलना है। ये तो दूसरे सूबे बताएं कि उन्होंने अपनी तैयारियां क्यों नहीं की थी। जब आज़ादी मार्च हो रही थी तो JUI ने क्या माहौल बनाया था। इस दफा लॉन्ग मार्च के लिए माहौल कहां बनाया उन्होंने, सही किसी और जमात ने कहां बनाया माहौल। ठीक, थोड़ा साहब उसकी वजह आप हैं। मैं तो लॉन्ग मार्च के इंतजार में था कि अवामी प्रेशर बिल्डअप हो। हम उसी पीडीएम को बनाने के लिए पुरअसर थे। हम तो कहते थे कि पीडीएम होनी चाहिए, अपोजिशन को मजबूत होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए, और जब बहुत सारी जमातें हों तो उसको फहम व फरासत से बड़ा थोड़ा सा बर्दाश्त करके चलाना पड़ता है। ये कोई जिम नहीं हुई थी पार्टियां आपस में, हम किसी जगह पे जिम नहीं हुए, हमने अपनी अपनी तशक्कुश रखा और सबको कंसेंसस के साथ चलाने की कोशिश होनी चाहिए, जो शायद उसका नतीजा बेहतर निकलता। ठीक है, तो अब कमल साहबा, मुआशी अशारिये आप लोग बता रहे हैं कि बहुत बेहतर सिमत में जा रहे हैं। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ अब 3.9 और अबव 5 चली जाएगी, लेकिन आवाम को एक तो इसके समरात नहीं मिल पा रहे और उसका फिर आप लोग पॉलिटिकल नुकसान आपको ज़िमनी इंतखाबात में हो रहा है। अभी जैसे खोड़ो साहब ने जिक्र किया, वो 8-9 जितने भी ज़िमनी इंतखाब हुए हैं बमुश्किल एक सीट आप उसमें से जीत पाए, बाकी हुकूमत में होते हुए भी हार गए, तो इसकी क्या वजह समझती हैं आप? देखिए जी, खोड़ो साहब से मैं बड़े मौदबाना तरीके से सिर्फ इतना पूछूंगी कि पंजाब में पीपल्स पार्टी कौन से नंबर पे आती रही है और वहाँ पर आप कितने एक्सपोज हुए हैं, क्योंकि बिलावल साहब तो पूरे पाकिस्तान से वज़ीर आज़म बनने की एस्पिरेशन रखते हैं और मरियम बीबी सिंध में कितना जीतती रही है इनकी पार्टी। तो एक ही पार्टी है ना जो इन सारी 11 पार्टियों को मुँह तोड़ जवाब देती है पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, वो PTI है। ये सारी जमातें मिल के तो सिर्फ PTI के खिलाफ लड़ रही हैं। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो सिर्फ अभी तो मिफ्ता इस्माइल ने और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस सिंध में होने वाले और कराची में होने वाले इलेक्शंस की सेहत पे बहुत बड़े बड़े सवालात उठाए। ख़ास तौर पे मिफ्ता इस्माइल साहब ने जिस सीट पर ये फैसल वाडा की सीट जो उन्होंने छोड़ी थी, बाकी सारे आप ज़रा इलेक्शंस देख लें तो PTI ने तो गेन किया है हर जगह पे। जहाँ तक माशी इशारियों की बात है तो इनको जो पैनिक हो रहा है, अटैक और ये जो इशाइये हो रहे हैं और जहराने हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? अगर हुकूमत परफॉर्म नहीं करी तो इन्हें टेंशन लेने की फिर क्या ज़रूरत है?
बात सारी ये है कि जब किसान के पास पैसा जा रहा है, जब इकॉनमी में पैसे इंजेक्ट हो रहे हैं, जब रेमिटेंसेस 24.8 बिलियन पे पहुंच गए हैं, जब आपका छोड़ा हुआ करंट अकाउंट डेफिसिट, हिस्ट्री का बड़ा डेफिसिट सरप्लस में चेंज हो गया है, जब आपकी ट्रेड गैप खत्म हो रही है। लेकिन कमल साहब फूड इन्फ्लेशन क्यों कम नहीं हो पा रही है? इस पर हुकूमत क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है? पहले मार्केट से आई हूँ, मैं लोगों से पूछती हूँ, सुन ले अरबाब, एक मिनट सुन ले ना जी अरबाब, जरा एक मिनट दीजिएगा। 2-3 चीज़ों को इकट्ठा आपने पूछा, मैं आपको इसका भी बता देती हूँ। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, छोटे बिजनेसमैन भी, चाहे दुकानदार हैं चाहे करियाने वाले हैं, उनके इस वक्त जो है कारोबार में इजाफा होना शुरू हो गया, क्योंकि जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़नी शुरू होती है तो वो खर्चते हैं और इकॉनमी में एक रिवाइवल आता है जो आ रहा है। जहाँ तक आपने फूड इन्फ्लेशन की बात की, तो अगर आप कंपैरिजन में देखते हैं, फूड बास्केट दुनिया में 6वां साल है इस वक्त फूड की इन्फ्लेशन का। आप शायद भूल गए हैं कि ये कोविड पेंडेमिक है जो पिछले 100 साल में पहली दफ़ा आया है और इसमें पूरी दुनिया की इकॉनमी श्रिंक हुई है। तकरीबन 3.5 ट्रिलियन का इसमें कमी आई है। 4.1% तो पूरी दुनिया की इकॉनमी, ग्लोबल इकॉनमी श्रिंक हुई है। आप बड़ी बड़ी इकॉनमीज उठा के देखें तो -12.1, -27 पे भी गई। यूके की इकॉनमी देख लें कितनी श्रिंक हुई, आप अमेरिका की इकॉनमी देख लें कितनी श्रिंक होगी, और इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट था क्या पहले से, और हमारा रीजन में क्या था जिसको इतनी लंबी ये सारे करते हैं। तो पाकिस्तान ने तो एक हिस्टोरिक वो कायम रखा जिसको वर्ल्ड बैंक एक्नॉलेज कर रहा है कि पाकिस्तान चौथा वो मुल्क है और रैंकिंग में तीसरा बनता है जिसने पेंडेमिक के टाइम में लोगों को जाके अप्रोच किया और उनको डायरेक्ट रिलीफ दी और हिट नहीं होने दिया। आप अपने ज़रा पड़ोस मुल्क में देख लें इस वक्त इंडिया में कि क्या तमाशा चल रहा है। तो जो पैनिक अटैक हो रहे हैं ना इस वक्त सारी पार्टियों को मिलके, वो यही है। उनको पता है कि जो टेक ऑफ कर चुकी हुई है इसके समरात भी आने शुरू हो गए, लोगों तक उसके असरात पहुंचने शुरू हो गए। किसान सबसे ज़्यादा पिसा हुआ था इस मुल्क में, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जो लो इन्वेस्टमेंट रही, ज़ीरो पे खड़ी रही आपकी। जब किसान की इस वक्त बम्पर क्रॉप्स, आपकी 3 क्रॉप्स इस वक्त बम्पर पे गई हैं, अगर ये चीज़ें, उसको पैसा मिल रहा है, उसको सपोर्ट प्राइस मिल रही है, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, उसके बच्चे खाएंगे, उसके बच्चे पढ़ेंगे, तो उसका फायदा किसको होगा? रूरल इकोनॉमी। ठीक है, अब चलें हुकूमत के मुताबिक कि ये मईशत का जो बहरान था वो अब काफी हद तक हुकूमत ने इस पर काबू पा लिया है। अब देखना है कि अवाम इस पर क्या रद्द-ए-अमल अपना। शुक्रिया कमल जोसेफ साहब, निसार कोड़ो साहब, कारिशमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक बड़ी अच्छी खबर कि कोरोना वैक्सीन आप लोगों ने लगवानी तो है, लेकिन अब बहुत जल्द लोग पाकिस्तानी वैक्सीन भी लगवा सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अब ये वैक्सीन तैयार कर ली है और दुनिया के उन चंद ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल हो गया जो खुद कोरोना वैक्सीन बनाते हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना वायरस से लड़ने और उसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल गई है। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से पहली पाकिस्तानी वैक्सीन तैयार कर ली है जिसे पाक वैक का नाम दिया गया है। कैंसाइनो वैक्सीन की फॉर्मुलेशन और पैक की गई वैक्सीन ने सख्त तरीन क्वालिटी टेस्ट पास कर लिए हैं और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने यह बताया है कि वैक्सीन की तैयारी में चीन की कंपनी कैंसाइनो बायो ने ताउन किया है, लेकिन इसकी तैयारी और पैकिंग कौमी इदारे सेहत की टीम ने की है। वैक्सीन के ट्रायल्स कामयाबी से मुकम्मल किए जा चुके हैं और जिनके इब्तिदाई नताइज में कोरोना वैक्सीन महफूज और मौसर पाई गई है और पहले फेज में पाक वैक की 1 लाख डोज भी तैयार कर दी गई हैं, जबकि NIH की कोरोना वैक्सीन की माहाना पैदावारी सलाहियत 3 मिलियन डोज है। जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने नाक के जरिए दी जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल के लिए प्रोटोकॉल्स पर भी काम शुरू कर दिया है और जिसका क्लिनिकल ट्रायल 6 से 8 हफ्तों में शुरू होगा और सिंगल डोज पर मुश्तमिल इस वैक्सीन को लगाने के लिए सिरिंज की ज़रूरत भी नहीं होगी। अब ये पाकिस्तान कामयाबी है और अब कितना अर्सा लगेगा पाकिस्तान की पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। वफाकी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो पाक वैक की तैयार कर ली गई है ये कब तक मार्केट में आ जाएगी, लोगों के लिए कब तक दस्तयाब होगी और कितनी बड़ी तादाद में ये अभी इसके इब्तिदाई डोजेस तैयार होंगे और कब से इसका आगाज़ होगा बाकायदा? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हमें बहुत उम्मीद है कि इसी हफ्ते हम इसकी लॉन्चिंग करेंगे
और उसके लिए इंशाल्लाह ताला एक बाकायदा सेरेमनी होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये वैक्सीन जो है ये पाकिस्तान में तैयार होनी शुरू हो गई है। तो इसी हफ्ते विद इन अ वीक इंशाल्लाह ताला इसकी लॉन्चिंग होगी और उसके अंदर पहली डोजेस जो है वो मैं समझती हूँ कि तमाम कौम के सामने मीडिया पे आपको दिखाया जाएगा कि इसकी पहली डोज जो है वो लगेगी। उसके बाद ये फिर इंशाल्लाह ताला ये सारी प्रोविंसेस में भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ये जो 1,20,000 के करीब डोजेस जो तैयार हुई हैं और इसका फौरी तौर पे इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से हमें पता है कि ये सिंगल डोज है, ये एक ही डोज जो है ये काफ़ी होगी, इसके बाद दूसरी डोज की ज़रूरत नहीं होगी। इसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो NIH के पास 9 लाख डोजेस की रॉ मटेरियल जो है कॉन्सेंट्रेट जो है वो पहुंच जाएगा अगले महीने और फिर उसके बाद उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। मगर टोटल जो हमारा है वो जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि 3 मिलियन यानी 30 लाख डोजेस का मायदा हमारे साथ उनके साथ हुआ है, जो कि इंशाल्लाह ताला हमें मिलेगा और उसकी पाकिस्तान में तैयार होकर और इस्तेमाल होगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अब ये साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका से ये क्या किसी हद तक मुख्तलिफ होगी? चूँकि एस्ट्राजेनेका के हवाले से कुछ मुल्कों से खबरें आई कि वो वहाँ पर पाबंदी है, पाकिस्तान में भी लोग बहुत घबरा रहे थे उसको लगाते हुए, तो ये पाक वैक जो होगी ये उससे डिफरेंट होगी क्योंकि ये सिंगल डोज वैक्सीन है और इससे पहले डबल डोज वैक्सीन चल रही थी, जो किस तरह से मुख्तलिफ होगी दीगर वैक्सीन से? देखिए, इस वक्त दुनिया में जितनी भी वैक्सीन्स बन रही हैं, कोई 12-13 के करीब वैक्सीन्स हैं जो कि अप्रूव हुई हैं और मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हो रही हैं। 3 किस्म की टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की गई है वैक्सीन बनाने में। कुछ में इनएक्टिवेटेड वायरस होता है, कुछ में किल्ड वायरस होता है और एक तीसरी टाइप की है जो कि mRNA जो उनका जो एक ख़ास हिस्सा होता है वायरस का, वो इस्तेमाल किया जाता है। तो जो फाइज़र की और जो मॉडर्ना वगैरह है वो mRNA के ऊपर है और बाकी जो वैक्सीन्स हैं ये दूसरी टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं। मगर हर टेक्नोलॉजी जो है वो सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है और पाकिस्तान ने इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था कि हम अपनी क्वालिटी या एफिकेसी ऑफ वैक्सीन के ऊपर किसी किस्म का भी हम कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो इंशाल्लाह ये कैंसिनो की अपना तरीका है क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने का, क्योंकि हर वैक्सीन का मकसद बेसिकली यही है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बने, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ हो, ताकि अगर हम कोरोना वायरस को एक्सपोज भी होते हैं तो वो हमें बीमारी ना कॉज कर सके। तो इसलिए ये तरीका हर एक का अपना अपना है, मगर काम सबका यही है कि उसने हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनानी है जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ इफेक्टिव हो। और डॉक्टर साहब, जो फिर दीगर वैक्सीन जो अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक से मंगवा रहे हैं, चाइना से और दीगर मुल्कों से, फिर उसके बाद ये मंगवाना ये सिलसिला रुक जाएगा, फिर दीगर वैक्सीन पर हम रिलाय नहीं करेंगे? इतनी बड़ी तादाद में पाक वैक तैयार हो सकती हैं? नहीं, देखें जी, अभी तो हम हर जो एवेन्यू है जिससे हमारे पास वैक्सीन आ सकती है, हम हर एवेन्यू को जो है वो यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमें एस्ट्राजेनेका मिल रही है, हम वो भी इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें जिस तरह से उम्मीद है कि शायद हमें 1-आध महीने तक फाइज़र की भी कुछ डोजेज़ मिलें, वो भी मंगवाई जाएंगी। साइनोवैक की जो अभी 2 दिन पहले 20 लाख डोजेज़ पाकिस्तान पहुंची हैं, वो भी इस्तेमाल होंगी। साइनोफार्म भी मज़ीद आएगी, वो भी इस्तेमाल होगी। तो हम सारी जितनी वैक्सीन्स पाकिस्तान में इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव की गई हैं ड्रैप की तरफ से, वो तमाम वैक्सीन्स इस्तेमाल होंगी, क्योंकि टारगेट हमारा बहुत बड़ा है। हमारी पॉपुलेशन, पाकिस्तान दुनिया की 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। तो हमें इस वक्त अपने मुल्क में अगर हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करना है और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम जो है वो 18 साल से बड़ी उम्र के 7 करोड़ लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हों। और ये हमारा टारगेट है कि साल के आखिर तक, 2021 के आखिर तक हम 7 करोड़ अवाम को वैक्सीनेट कर लें। तो इसलिए हम हर वैक्सीन जो भी अवेलेबल होगी उसको इस्तेमाल करें। और डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है बहुत कबल वक्त है सवाल, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान में वैक्सीन तैयार होना शुरू हो गई है, तो क्या मुस्तकबिल में ऐसी उम्मीद भी रखी जा सकती है कि पाकिस्तान वैक्सीन एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक की सफ़ में भी शामिल हो जाएगा? दूसरे ममालिक में ये पाक वैक जाएगी और दुनिया ख़रीदेगी इस वैक्सीन को पाकिस्तान से? जी देखें, ये एक अप्रूव्ड वैक्सीन है जिसको अप्रूव किया गया। आपको पता है कि ये वैक्सीन अभी हंगरी ने भी, यूरोपियन यूनियन ने भी इसको रिकग्नाइज कर लिया है और WHO ने इसके अप्रूवल के लिए अप्लाई भी कर दिया हुआ है रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को। तो ये वैक्सीन बेशक बहुत अच्छी वैक्सीन है। जिस तरह से अब आपको पता है कि ये कोरोना वायरस जो है ये कुछ अरसे के लिए, अब ये कोविड की पेंडेमिक इस दुनिया में मौजूद है और ये कोई 1-आध साल या 6 महीने में नहीं ख़त्म होगी, ये कुछ साल तक चलेगी। तो जाहिर है कि अब इस दौरान हम भी अब अपनी वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। अगर हमारी आवाम, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, वो अगर कवर हो गई तो बिल्कुल ये एक्सपोर्ट भी की जा सकती है
क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और एक्सेप्टेबल है दुनिया में। और डॉक्टर साहब कुछ अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि कुछ लोग वैक्सीन लगवाने को सीरियस नहीं ले रहे, कुछ खौफ में मुब्तला हैं, जिस तरह एस्ट्राजेनेका के बारे में सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऑडियो चल रही हैं, वीडियोस चल रही हैं कि वो उससे कुछ ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, वो कुछ मखसूस लोगों के लिए नुकसानदेह है। इसकी भी ज़रा क्लैरिफिकेशन दे दें ताकि लोगों में ये आगाही पैदा हो सके कि उन्हें एस्ट्राजेनेका लगवानी है। लोग हॉस्पिटल जाते हैं, फिर वहाँ से परेशान होकर वापस आ जाते हैं कि हमें ये नहीं लगवानी, हमें सिर्फ साइनोफार्म लगवानी है। तो ये बड़ी कन्फ्यूजन वाली सूरत हाल इस वक्त चल रही है आम लोगों में। जी देखिए, दुनिया में कुछ ममालिक में बहुत मिलियंस में से कोई एक आध वाक़या इस तरह ब्लड क्लॉटिंग का जो था वो रिपोर्ट हुआ था, मगर ये मिलियंस में कोई एक आध वाक़या था और उसका भी हर बंदे की अपनी एक वो होती है और रिएक्शन तो आपको सिंपल पैनाडोल की गोली या एंटीबायोटिक की गोली से भी हो सकता है, तो ये रिस्क तो मेडिकेशन में रहता है, मगर एस्ट्राजेनेका का रिस्क बहुत छोटा था। और इस वक्त जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि एस्ट्राजेनेका एक बहुत इफ़ेक्टिव वैक्सीन है और इसकी पहली डोज के बाद ही 60 to 65% जो है वो आप महफूज हो जाते हैं, जो कि बाकी डोजेस में आपको 2 डोजेस के बाद जो रिजल्ट मिलते हैं वो आपको एस्ट्राजेनेका की पहली डोज के बाद मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी वैक्सीन है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है इसको बनाने में। और मेरी खुद अमेरिका में कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स से बात हुई है, वो कह रहे थे कि अगर हम पाकिस्तान में मौजूद होते तो हम अपने आप के लिए ये वाली वैक्सीन प्रेफर करते। अच्छा। और ये एक्सपर्ट्स की ओपिनियन थी, तो मैं समझती हूँ कि एस्ट्राजेनेका एक अच्छी और सेफ वैक्सीन है और बहुत मिलियंस में कोई एक आध एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट हुआ था और पाकिस्तान में अभी ये काफ़ी लग चुकी है, काफ़ी बड़े नंबर्स में ये यूज़ हो चुकी है और अभी तक एक भी इसका एडवर्स इफेक्ट क्लॉटिंग के सिलसिले में हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुआ। टेम्परेचर ज़रूर होता है 1 या 2 दिन, मगर वो ये इंडिकेट करता है कि ये वैक्सीन इफेक्टिव है। ठीक है। अब डॉक्टर साहब 12-13 के करीब वैक्सीन बन गई जब से कोविड आया, इस चेन को तोड़ने में एक करामत साबित हो रही हैं, लेकिन कोई मेडिसिन, कोई ऐसी ड्रग जो इस बीमारी का इलाज साबित हो सके, उसमें दुनिया में कहाँ किन किन ममालिक में अभी रिसर्चेस कहाँ तक पहुँची हैं? अगर आपके इल्म में कुछ हो तो शेयर कीजिएगा। और पाकिस्तान में खासतौर पर इस सिलसिले में क्या हो रहा है? जब पाकिस्तान ने वैक्सीन बना ली तो ज़ाहिर हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान इसकी कोई मेडिसिन भी बना सकता है। देखिए जी, ये भी एक वायरस ही है, आपको पता है जिस तरह से बाकी इन्फ्लुएंजा के वायरसेस हैं और ये उसी की फैमिली का एक वायरस है। और एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं इसकी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल भी होते हैं। रेमडेसिविर सबको पता है एक इंजेक्शन है जो कि कोविड के पेशेंट्स को लगता है, वो एंटीवायरल, तो इसका इलाज भी एंटीवायरल मेडिसिन में ही है और इसके लिए बिल्कुल इस वक्त रिसर्चेज हो रही हैं। जिस तरह से अभी आपने जिक्र भी किया था कि नेज़ल वो भी आ गए हैं स्प्रेज जो कि इसके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं और उसके अलावा टैबलेट्स भी जो हैं उनके ऊपर भी इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं एंटीवायरल टैबलेट्स के ऊपर भी और उनके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि कुछ शायद हो सकता है 1 आध साल के अंदर 6 महीने 8 महीने में ये दवाइयाँ जो हैं ये आम पब्लिक के इस्तेमाल के लिए अवेलेबल हो जाएं। तो रिसर्चेस हो रही हैं और पाकिस्तान बिल्कुल इन टच है और इन कंपनीज के साथ जहाँ पर ये क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जैसे ये मेडिसिन डेवलप होंगी पाकिस्तान भी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ हमारी, और वजाहत उन्होंने की एक तो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के हवाले से कि उसमें लोगों को लगवाएं, उसमें कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है, और फिर उसके बाद NCOC जो तजावीज़ देता है सूबों को मुकम्मल इख्तियार है कि वो उस पर किस तरह से अपने हालात को देखते हुए अमल दरामद करवाएं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।